तो लेट 18 सेंचुरी में कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, खास करके इंटरनेशनल मार्केट में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, स्पेशली इन यूरोपियन पॉलिटिक्स, लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद में एक न्यू फिनोमिना डेवलप हुआ था। और वो न्यू फिनोमिना बेसिकली एक बुक थी जिसका टाइटल था द वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ। और उन्होंने कुछ आइडियाज फ्लोट किए और उन आइडियाज में एक आइडिया था जिसमें ये था कि मार्केट को फ्री छोड़ दिया जाए, किसी भी तरीके के स्टेट के कंट्रोल से उसे फ्री कर दिया जाए। बिकॉज प्रॉब्लम ये थी कि मिडिवल ईरा में मार्केट जो है कंट्रोल किया जा रहा था स्टेट के द्वारा, स्टेट वो चाहे मोनार्कियल हो या किसी और डिफरेंट टाइप्स। ऐसी सिचुएशन में थ्योरी ऑफ लेजिस्लेचर के तहत इकोनॉमिक थ्योरी थी जहां ये कहा गया कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो मिनिमम होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज न्यू फोर्सेस, जो इकोनॉमिक फोर्सेस थी, न्यू जो इलीट क्लास का इमरजेंस लेट 18 सेंचुरी में स्पेशली इंग्लिश सोसाइटी में हो रहा था, फ्रेंच सोसाइटी में था। और ये इकोनॉमिक फोर्सेस, न्यू इलीट क्लास पावर के लिए लगातार फाइट्स कर रहा था और वो चाहता था कि कैसे भी करके वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर कंट्रोल अपना एस्टेब्लिश करे। दैट इज वाई वो स्टेट को, उसके कंट्रोल को खत्म करना चाह रहा था। और इसीलिए हमने देखा कि लेट 18 सेंचुरी में जो रिवॉल्यूशन हुई, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लीजिए या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देख लीजिए, उसके बाद में स्टेट ने अपने आप को लिमिट किया और मार्केट को फ्री छोड़ दिया। और फ्री एंड फेयर कंपटीशन के इस मार्केट में हमने देखा कि 19th सेंचुरी में कुछ नए डेवलपमेंट होने लगे, एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर क्रिएट किया गया जिसे हम लोग डेमोक्रेटिक सेटअप्स कहते हैं। ये डेमोक्रेटिक सेटअप्स देखने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कहा जाता है कि सबको इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, सबका इक्वल शेयरिंग होगी। बट प्रॉब्लम ये था कि ये जो पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसके पीछे जो मोटो था वो मोटो था कि ये जो न्यू इलीट क्लास का इमरजेंस है इसे किस तरीके से पावर में अकोमोडेट किया जाए और थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, थ्रू इलेक्शन उन्हें पावर में शेयर किया गया। और यहां से एक नया टर्म कॉइन किया गया, वो टर्म था डेवलपमेंट बेसिकली। और इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इस टर्म को लेजिटिमेट किया गया, जस्टिफाई किया गया इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। और यहां से ये पूरी डिबेट शुरू होती है। और इसके बाद में हमने जो पूरा का पूरा 19th सेंचुरी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फैक्ट्री सिस्टम है और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग देख रहे थे, उस हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने दोनों को एक साथ किया। न्यू इकोनॉमिक जो न्यू एलीट क्लास था उसे पॉलिटिकल पावर में अकोमोडेट किया। और सिचुएशन यहां तक आ चुकी है आज की तारीख में, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन पॉलिटिशियन और कौन बिजनेसमैन है। पॉलिटिक्स एक्चुअली रन कौन कर रहा है? बिजनेसमैन रन कर रहा है या मार्केट को पॉलिटिशियंस रन कर रहे हैं? आप डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। और ये केवल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं, पूरे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी आप देखेंगे। आप अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए, लास्ट जो इलेक्शंस हुए थे प्रेसिडेंसी के, पूरा इलेक्शन एलन मस्क फाइट कर रहे थे और ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। व्हाई? बिकॉज जो पावर का, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो चाहे रिसोर्सेज हो, उन सबका कॉन्सेंट्रेशन इसी थ्योरी ऑफ लेजिस्लेचर के थ्रू एक ही जगह होता चला गया और यहीं से ये टर्म कॉइन किया गया। स्पेशली अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो समझ में आएगा कि खास करके कॉलोनियल नोशन जो था, जो पब्लिक इंटरेस्ट में चला था, उसमें अगर कॉलोनियल एरियाज में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो एक नया टर्म और कॉइन किया गया था। वो टर्म था व्हाइट मैन्स बॉर्डर। 1894 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है, एक पोइट है, इंग्लिश पोइट है जिसका नाम है रुडियार्ड किपलिंग। उनकी एक ये पोइम आई थी, एक जंगल बुक करके उनकी एक किताब थी, उसमें ये सारा कुछ समराइज। एक फिल्म आई थी, आप सबने देखी होगी शायद, जिसमें एक मोगली का कैरेक्टर है, जंगल बुक के नाम से ये शायद। वो मोगली कौन है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
सॉरी, नो, सारे के सारे जितने भी नॉन यूरोपियंस हैं उन सबको वो मोगली रिप्रेजेंट करता है। इट मींस कि वो हम सबको रिप्रेजेंट करता है। और उस कैरेक्टर को जब आप समझेंगे तो पता चलेगा कि वो फिल्म एक चीज नरेट करने की कोशिश करती है कि एक व्यक्ति है जो जंगल में रह रहा है, जानवरों के साथ उठता है बैठता है, उसको कुछ सिविलाइजेशन के बारे में मालूम नहीं, उसे मॉडर्निटी का कोई आइडिया नहीं, उसे डेवलपमेंट का कोई आइडिया नहीं। कुछ लोग हैं जो फॉरेस्ट के बाहर हैं, वो सिविलाइजेशन की प्रोसेस चला रहे हैं। रूडीयार्ड किपलिंग इस व्हाइट मैन वर्डन थ्योरी के तहत एक बात कहते हैं कि जितने भी व्हाइट मैन थे, बेसिकली रेशियल थ्योरी है, जितने भी गोरे लोग हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड, अनएजुकेटेड, ये जितने भी लोग हैं जो ब्लैक्स हैं, रेड इंडियंस हैं, या येलो हमारे जैसे जिसको हम लोग गेहुआ कहते हैं, इन सबको सिविलाइज्ड करना है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। और इस पूरी प्रोसेस के थ्रू उन्होंने अपने कंट्रोल को, अपनी पॉलिसीज को, अपने डेवलपमेंट की प्रोसेस को जस्टिफाई करने का काम किया, इवन अपने एम्पायर की जो तमाम तरीके की पॉलिसीज थी उन सब। और यहां से जो पूरा डिबेट शुरू हुआ, इसमें हम लोगों ने एक और चीज देखी कि यहाँ डेवलपमेंट का मीनिंग, खास करके इंग्लिश जो मीनिंग है, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझ में आता है या फिर बाकी कॉलोनीज में समझ में आता है, उसमें था इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। और वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स पर हुआ इन द नेम ऑफ रेलवे। ठीक है, पूरा का पूरा रेलवे का डेवलपमेंट। इंडिया में रेल की क्या जरूरत है? 1825 में मैनचेस्टर में पहली रेल चली। ठीक, उसके लगभग 20 साल बाद हिंदुस्तान में चल गई। उन्होंने इंग्लैंड में रेल नहीं चलाई, हिंदुस्तान में रेल चलाने की उन्हें क्या जरूरत, क्या पर्पज? पर्पज बहुत क्लियर था। पर्पज था यहां से नेचुरल रिसोर्सेज को मार्केट तक ले जाना। और आप देख लीजिए पुराना रॉयल नेटवर्क कोई दिल्ली से बॉम्बे को कनेक्ट नहीं कर रहा था, दिल्ली से कलकत्ता को कनेक्ट नहीं कर रहा था, वो कनेक्ट कर रहा था मुगल सराय को, रांची के आसपास के हिस्सों को, या फिर बस्तर के आसपास के हिस्सों को, या आंध्र प्रदेश का जो एकदम ट्राइबल एरिया है, उन सबको कनेक्ट कर रहा था। कहां से? कलकत्ता से, बॉम्बे से और मद्रास। पूरा इनिशियल डेज में जो रेलवे का नेटवर्क है, और उस रेल नेटवर्क के थ्रू उन्होंने अपना प्रोसेस को शुरू किया। और रेल नेटवर्क के बाद में हमने तमाम तरीके का सिस्टम देखे। इस रेल नेटवर्क का भी मोटिव बहुत क्लियर है, मार्केट के लिए बेहतर यहाँ से रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है वो लेकर के जाना है, और वहां से जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है उनको ला करके यहाँ के मार्केट तक सप्लाई करना। बहुत क्लियर कट मोटिव। बट इसे नाम दिया गया डेवलपमेंट। और रेल आज की तारीख में भी आप देखेंगे तो डेवलपमेंट के इंडेक्स में आता है कि कितना बड़ा रेल नेटवर्क हमारा है और कितना और हम लोग एक्सटेंड करते जा रहे हैं। आप देख लीजिए, जब भी गवर्नमेंट अपना प्लान अनाउंस करती है, बजट सेशन आता है, रेलवे उसमें एक, पहले तो रेलवे का अलग ही बजट होता है। तो वो रेल जो कॉलोनियल एरा में एक्सप्लॉइटेशन के लिए आया था, और एक्सप्लॉइटेशन का पूरा एरिया ट्राइबल एरिया थे, बेसिकली सेंट्रल इंडिया किसका हिस्सा है? ट्राइबल्स का हिस्सा, ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है। मैक्सिमम नेचुरल रिसोर्सेज आप दिल्ली की धरती पे तो है नहीं। आपने देखा दिल्ली में कई माइंस हैं, कहाँ गई दिल्ली की माइंस? या दिल्ली का जंगल कहाँ गया? रेलवे के लिए दो तीन चीजें कंपलसरी थी। आपको लकड़ी चाहिए। रेल इनिशियल डेज में रेल नेटवर्क बनाने के लिए, चाहे आप बॉगीज बनाइए, रोड्स बनाइए रेल के, तो बाकी तमाम तरह की चीजें, सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो लकड़ियों पर। लकड़ी कहां से आएगी? जंगल से। जंगल किसके पास है? आदिवासियों के पास। लिहाजा इंग्लिश गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फिर से फ्रेम किया, रेल के अलावा नए रूल्स। वो थे फॉरेस्ट एक्ट। और फॉरेस्ट एक्ट में कहा गया कि ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट है कि इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए उन्होंने कुछ
फॉरेस्ट एक्ट इंट्रोड्यूस किया लाइक 1865-78 का, और इस फॉरेस्ट एक्ट में उन्होंने कुछ आइडियाज फ्लोट किए जिसे आज तक चल रहे हैं। रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? रिजर्व फॉरेस्ट मींस गवर्नमेंट के लिए रिजर्व, और गवर्नमेंट उसका यूटिलाइजेशन किस लिए करेगी? अपने पर्पज। तो ब्रिटिशर्स ने सारा फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में बांटा। रिजर्व फॉरेस्ट जहां ट्राइबल्स की एंट्री कंप्लीटली बैन, अगर ट्राइबल्स की एंट्री होगी उन्हें जेल में भेज दिया जाएगा, पहला चीज। दूसरा, अनरिजर्व फॉरेस्ट, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, लेकिन उसमें एंट्री हो सकती है ट्राइबल, लेकिन लिमिटेड, उसका यूटिलाइजेशन वो लिमिटेड कर सकते। और तीसरी थी कम्युनिटी लैंड, जिसे हम लोग चरागाह कहते हैं, जानवरों के लिए, जो है घास चराने के लिए, या ऐसी लकड़ी जिसका आप इस्तेमाल अपने घरेलू चूल्हे के लिए कर सकते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो लास्ट कई सेंचुरी से ट्राइबल्स के कंट्रोल में था, ऑल ऑफ सडन ब्रिटिशर्स ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया, और उन्होंने कुछ लॉ बनाए, और लॉ बना करके कहा कि जिसके पास जमीन की लीगल डॉक्यूमेंट है वो अपना क्लेम कर ले, और जिसके पास नहीं है वो जमीन खाली कर। प्रोसेस, पूरा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, ऑनरशिप, प्रॉपर्टी की ऑनरशिप का ये जो आइडिया है, ये आइडिया कॉलोनियल नोशन, और आप ट्राइबल से या बाकी के इंडियन से सबूत मांग रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट दीजिए, ये जमीन आपकी है। जाहिर सी बात है किसी के पास पेपर नहीं। तो क्या हुआ? सारा एरिया जो फॉरेस्ट एरिया था, जिस पर ट्राइबल सोसाइटीज कंप्लीटली डिपेंडेंट थी, वो सारा एरिया उनसे छीन लिया गया। किसके नाम पर? लॉ के नाम, रूल्स के नाम। ठीक है, 1927 में फॉरेस्ट एक्ट में एक और मॉडिफिकेशन किया गया। कहा गया कि अगर किसी की लैंड है, और चाहे वो 1000 ईयर्स से रह रहा हो, वो ट्राइबल्स हो नॉन ट्राइबल्स, अगर विद इन 3 मंथ उन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट के साथ गवर्नमेंट के सामने अपीयर नहीं हुए, अपना क्लेम नहीं किया, तो लैंड उसको नहीं दी जाएगी, पहली चीज। बट इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट, सेकंड पार्ट था, कोई इस लाइन पर अपनी लैंड क्लेम नहीं कर सकता है कि वो या उसके फादर या उनके फादर्स या कई जनरेशन से इस लैंड पर रह रहे थे, और वो इस लाइन पर लैंड की ऑनरशिप क्लेम नहीं कर सकते। विद इन 3 मंथ आपको गवर्नमेंट लैंड, जो इंग्लिश ने कहा कि अपनी गवर्नमेंट की लैंड है, वो आपको खाली करनी है। ये था पूरा का पूरा फॉरेस्ट एक्ट। इसमें एक और चीज आई, जिसे हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इस देश का सबसे बड़ा जमींदार, आज सबसे ज्यादा अगर जमीन किसके पास है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अगर आप फॉरेस्ट एरियाज में चले जाइए, ट्राइबल एरियाज में चले जाइए, तो पता चलेगा कि जमींदार के जैसे लठैत होते थे ना मिडिवल इरा में, जमींदार के यहाँ कुछ लाठीबाज होते थे, उसका एक ही काम था, जमींदार का जो ऑर्डर है उसे एग्जीक्यूट करना। जो सामने है लठ मारो, खत्म करो, साइड करो। सेम वन विभाग का एग्जिस्टेंस इसीलिए आया। ट्राइबल एरियाज में, फॉरेस्ट एरियाज में जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज थी, नॉन ट्राइबल्स थी, सबको इविक्ट कराया गया, और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आज तक चल रहा है, और उसका रोल भी सेम ही है। नेक्स्ट सिस्टम था जहां लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में उन्होंने कुछ नए जो है सिस्टम, कई अलग अलग नाम से, बंगाल प्रेसिडेंसी में जमींदारी था, मद्रास में रैयतवाड़ी था, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महालवाड़ी सिस्टम था। ये अलग अलग नेम से हैं, बट इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत क्लियर कट था कि सारी की सारी फॉरेस्ट के अलावा बाकी की जो लैंड थी, वो लैंड भी स्टेट ने अपने कंट्रोल में ले ली। जो लैंड इंडिविजुअल्स के पास में थी, अब सारी लैंड स्टेट की है। और यहां पर भी सेम चीज अप्लाई की गई।
अगर आप ऑनर हैं तो डॉक्यूमेंट शो कीजिए, और नहीं है तो बाहर जाइए। बहुत क्लियर कट था। ट्राइबल्स को यहां फिर से, और नॉन ट्राइबल्स को इंक्लूडिंग सारे लोगों, ये सेम चीजें चल रही है, सेम प्रैक्टिस है, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, इन द नेम ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये सारा का सारा लॉ के थ्रू, हम लोग इस टर्म को बहुत जो है सेलिब्रेट करते हैं, रूल ऑफ लॉ। किसका रूल, किसके लिए रूल, किसके द्वारा बनाया जा रहा है? बहुत सिंपल सा। तो जो पावर में है वो रूल्स बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? अपने आप को अगेन पावर में बनाए रखने के लिए बना रहे हैं। मोटिव बहुत क्लियर है। ब्रिटिशर्स ने जितने रूल्स बनाए, मोटिव एकदम क्लियर था कि उन्हें अपने आप को पावर में बनाए रखने के लिए चीजें चली। और उसके बाद में एक नया टर्म, एक नई चीज आती है जिसे हम लोग क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कहते हैं। आप जानते हैं इसके बारे में? नहीं जानते? 19वीं सेंचुरी में इंग्लिश फैक्ट्री सिस्टम जब शुरू हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब अपने पीक पर था इंग्लैंड के भीतर, तो उन्होंने दो एक्ट पास किए। एक 1824 में था, प्रेगनेंसी एक्ट, और एक और एक्ट है जिसको बेसिकली उनका मोटिव बहुत क्लियर था कि जितने भी लोग, चाहे उसमें उसमें जो है बेकारी थे, अनएम्प्लॉयड यूथ था, ओके, ट्रांसजेंडर्स थे, सेक्स वर्कर्स थे, इतने जितने भी टाइप्स के लोग थे, इन सबको क्रिमिनल ट्राइब बनाया गया। और इन तमाम कैटेगरी के लोग ये इंग्लिश सोसाइटी में, और इसी आइडिया को फ्लोट किया गया हिंदुस्तान के भी, इसी आइडिया 1871 में फर्स्ट टाइम जो है यहां पर इस एक्ट को लाया गया नेशनल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ 1857 के बाद। और कहा गया कि सर्टेन ट्राइबल्स हैं, सर्टेन ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट, जो दूसरा उन्होंने एक्ट इंग्लैंड में पास किया था, उन्हें हैबिचुअल ऑफेंडर बना करके इस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के दायरे में लाया गया। 1947 में जब इस आजादी के बाद, जब इस एक्ट को रिवील करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए जब कमेटी फॉर्म हुई, उस कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली सेंट्रल लिस्ट जो थी एट दैट टाइम इंग्लिश गवर्नमेंट की, उसमें 127 कम्युनिटीज थी जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के दायरे में थी। अराउंड 42 कम्युनिटीज थी जो बॉम्बे स्टेट एक्ट में थी, और 45 के आसपास कम्युनिटीज हैं जो मद्रास प्रेसिडेंसी का स्टेट एक्ट है उसमें कम्युनिटी जो है क्रिमिनल ट्राइब है। अराउंड मोर देन 220 के आसपास कम्युनिटीज हैं। और क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में क्या है, करना क्या है? जितने भी एडल्ट हैं उस पर्टिकुलर ट्राइब के, उन्हें डेली पुलिस थाने में अटेंडेंस देनी होगी, डेली, पहली चीज। दूसरा, अगर उन एरियाज में जिस कम्युनिटी को उन्होंने क्रिमिनल में डाला हुआ है, उस एरिया में कोई भी क्राइम करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एरिया के ट्राइबल्स की है, उसकी पनिशमेंट उसी को मिलेगी, उस ट्राइबल को। जरूरी नहीं है कि क्राइम उन्होंने किया, पनिशमेंट ट्राइबल्स को ही मिलनी है। अगर आपके यहां कोई गेस्ट आएगा दूसरे गांव से, आपको उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को देनी है। अगर आप दूसरे गांव जाएंगे, उसे आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन पुलिस को देनी है। और ये हिंदुस्तान की, अगर हम लोग कॉलोनियल ईरा की बात करें, तो 10% पॉपुलेशन के ऊपर यह एक्ट किया गया। 10% पॉपुलेशन जो ट्राइबल सोसाइटी से बिलोंग करती है, जो बाय बर्थ क्रिमिनल मानी गई, क्राइम से इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का कोई लेना देना नहीं है, बट उसे क्रिमिनल माना गया। और पनिशमेंट, अगर शायद आपने एक पिछले दिनों एक फिल्म आई थी जय भीम, देखी थी? उसका शुरुआती फेज में आपने देखा कि एक किसी के घर चोरी हुई और एक आदिवासी को पकड़ के जेल में ले गए। फिर फिल्म आगे प्लॉट उसका एक्सीडेंट होता है। वो जो शुरुआती सीन है, वो
ये स्त्री का सीन है, जहां पूरी कम्युनिटी को किसी क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया। मेरा टाइटल है मीणा। मेरी पूरी कम्युनिटी इस कैटेगरी में थी आजादी के पहले, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की कैटेगरी। हमारी पॉपुलेशन अगर राजस्थान में बात करूं तो लगभग आजादी के पहले 20 से 22 लाख, अब तो लगभग 60 लाख के आसपास। लेकिन पूरे 20 लाख लोग, पर एक कम्युनिटी के लोग सारे क्रिमिनल हैं, डील गॉन। आप पूरे नॉर्थ ईस्ट से लेकर के पूरा हिंदुस्तान देख लीजिए, मैक्सिमम कम्युनिटीज, शायद ही कोई ऐसी कम्युनिटी जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के दायरे में नहीं थी। सारी कम्युनिटी इसी एक्ट के दायरे में है, और ये किया गया इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, इन द नेम ऑफ जो है सिविलाइजेशन, इन द नेम ऑफ आपका जो कल्चर थी उसके नाम पर। और एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज, ये सिर्फ ब्रिटिश एरियाज में नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान का 60% हिस्सा है जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है, रेस्ट ऑफ 40% तो प्रिंसली स्टेट के पास है। प्रिंसली स्टेट्स में भी यही हुआ, ऐसा नहीं क्योंकि राजस्थान तो प्रिंसली स्टेट के कंट्रोल में, मेरा इलाका प्रिंसली स्टेट है, जयपुर स्टेट के कंट्रोल में। हमें जयपुर स्टेट ने क्रिमिनल बनाया, भील्स को उदयपुर मेवाड़ ने क्रिमिनल बनाया, बाकी भिलाला को उदय सिंधिया परिवार ने क्रिमिनल बनाया। ये पहली बार नहीं था, मराठास ने गौंड को बनाया, क्रिमिनल बनाया। तो 40% हिस्सा क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के दायरे में आ रहा था। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस था जो कॉलोनियल एरा में चल रहा था, फॉरेस्ट एक्ट के नाम से हो, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नाम से हो, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हो, या आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो, ये सारा का सारा इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, रूल ऑफ लॉ के नाम पे सारा कुछ चल रहा। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट बहुत क्लियर कट था। लॉस ऑफ लैंड। ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में एक बेसिक चीज आप समझ लीजिए, नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज का जमीन से बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है, उनके लिए लैंड एक कमोडिटी है। हमारे पास ये प्लॉट है, इसका दुगना दाम मिल जाए, हम लेकर के तीसरी जगह चले जाएंगे, दूसरी जगह जाकर के जमीन खरीद लेंगे, हमें वहां से प्रॉफिट मिलेगा, हम तीसरी जगह चले जाए, हमें वहां प्रॉफिट दिखेगा, हम अगली जगह चले जाए, हमारा कोई उससे कनेक्शन नहीं। बट ट्राइबल्स के मामले में ये एकदम से नहीं। ट्राइबल्स लैंड को अपने किसी भी फैमिली मेंबर से ज्यादा प्रेम करते हैं। एक नारा ट्राइबल एरियाज में चलता है, जब भी कोई लैंड लेने जाता है, जान देंगे जमीन नहीं देंगे। बहुत क्लियर कट, जमीन सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि सारा का सारा कनेक्शन उसी अर्थ से है। वो जमीन सिर्फ कमोडिटी नहीं है, हमारी लाइफ का हिस्सा है, हमारी पूरी आइडेंटिटी, हमारी पूरी सिविलाइजेशन है। तो पहला लॉस ऑफ लैंड, हम अपने पुरखों से अलग हो गए, वो अलग अलग लॉज के नाम पर किया गया, हमें अपने पुरखों से दूर कर दिया। नॉन ट्राइबल सोसाइटीज में ज्यादातर में ये प्रैक्टिस है कि किसी के इस दुनिया से अलविदा होने के बाद हम उसे अपने घर से, गांव से थोड़ी दूर जाकर के दफनाते हैं या जला देते हैं, ये बेसिक प्रैक्टिस है। बट ट्राइबल्स के यहाँ ये प्रैक्टिस नहीं है। ट्राइबल्स उसे अपनी फैमिली में, अपने खुद की जमीन में दफनाते हैं या जलाते हैं, और उसे हर मौके पर किसी भी त्योहार में उसको याद करते हैं, उसे बुलाते हैं, उसे कॉल करते हैं। ये कनेक्शन है, उसकी याद में अलग अलग तरीके से हम उसे रिकॉल कर रहे हैं। हम उसे अपने घर से दूर नहीं भेजते। जब वो जिंदा था तो हमारे परिवार का पार्ट था, मरने के बाद कैसे भेजते?
नॉन ट्राइबल सोसाइटीज मरने के बाद इतनी दूर जाकर के छोड़ के आते हैं कि दोबारा वापस पलट के ना आए। हम नहीं बेचते, हम अपनी जमीन में, खुद की जमीन में, ज्यादा से ज्यादा घर से 50 मीटर, 60 मीटर, हाईली 100 मीटर से ज्यादा दूर अपने पुरखे को नहीं बेचते, वहीं रखते। उसको हर टाइम जब भी कोई फेस्टिवल होगा, किसी भी ओकेजन पर, हम उसे खाना दे करके आएंगे, हम उसको अपनी पीड़ा बता करके आते हैं, किसी क्राइसिस में हम उसे कॉल करते हैं। ये चीजें बहुत ऐसी लग सकती है कि ये अनसिविलाइज्ड पैटर्न है और बहुत ही किस तरीके के अनकल्चर्ड लोग ये हैं, और लेकिन ये यही वे ऑफ लाइफ है, ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। तो हमसे जो लॉस ऑफ लैंड था वो दरअसल हमसे हमारी आइडेंटिटी छीन ली गई, हमसे हमारी पहचान छीन ली गई। दूसरा, ट्रेडिशनल जो लाइवलीहुड था, जो हमारा पैटर्न था, जंगल हमारे लिए सिर्फ जो है ना, वो नहीं है कि आपके लिए तो लकड़ी का मामला है, खनिज है, आपके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसे आप वहां से निकाल करके किसी फैक्ट्री में बेच करके अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। हमारे लिए वो नहीं है। फॉरेस्ट हमारे लिए हमारे लाइफ का, सर्वाइवल का हिस्सा है, जो हमें हमारी विरासत के तौर पे, हमारे जो लेगेसी के तौर पे हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया था, उसे हमें कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। हम उसके सिर्फ केयर टेकर हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। हम उसे केयर टेकर के तौर पे ही उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने आज तक एज ए ट्राइबल किसी भी जिंदा पेड़ को नहीं काटा, सिर्फ सूखने के बाद उसकी लकड़ियां हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितनी जरूरत है उतनी ही। हम हरे भरे पेड़ को, बड़े पेड़ को, जो 1000 ईयर से, 100 ईयर से या 150 ईयर से जो पेड़ जिंदा है, उसे काट करके गमला नहीं लगाते। तो बेसिक जो डिफरेंस है, जो समझने, जो पर्सपेक्टिव की जो बात हो रही है, मेरा पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव, जो ट्राइबल पर्सपेक्टिव है, वो इस चीज में बिलोंग करता है कि आप अगर एक बड़े पेड़ को काट करके गमले में 4 अगर पौधे लगा करके आप कहें कि आप बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, तो आप हिपोक्रेट्स हैं। आपने एक पेड़ जो इतने सालों से जिंदा था, उसको काट दिया। बेसिकली अक्सर, मतलब लेक्चर से बाहर आकर के देखें, आप हर बार साल में कम से कम 2 टाइम ऐसा फील करते हैं कि यार पहाड़ों में चलते। क्यों जाना है पहाड़ों में? हाँ, तुम्हारी एयर को क्या हुआ? तो सॉरी, तो बेसिकली आपने अपने सिस्टम को करप्ट किया, और आप आना चाहते हैं हमारे सिस्टम, और वहां आकर के वही मैगी खानी है। आपको अगर नदी किनारे बैठ करके वही हरकत करनी है जो यहाँ सैटरडे नाइट में आपको करनी है, या संडे के दिन करनी है, तो दरअसल आप किसी भी, मतलब उस लाइफ स्टाइल की, उस अप्रोच की तो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप अगर पहाड़, नदी, नाले एंजॉय करने जा रहे हैं तो जाइए, इससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप यहां से सिर्फ अपने आप को नहीं ले जा रहे, अपना जो पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर है उसको पूरे को लेकर के जा रहे हैं। और यही बेसिक डिफरेंस है। आपको मैक्सिमम फॉरेस्ट, इस देश का 80% फॉरेस्ट ट्राइबल एरियाज में बचा है, बस 80% फॉरेस्ट। और ट्राइबल्स की पॉपुलेशन है 7 and 8%, और वो इस देश के 80% फॉरेस्ट को प्रिजर्व करते हैं। और इस देश की 92-93% पॉपुलेशन मात्र 20% फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखी हुई है। 20% फॉरेस्ट। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो जो पूरा का पूरा लाइवलीहुड था वो भी हुआ, उसके साथ साथ
एक्सेस टू फूड, ग्रेजिंग, फ्यूल वगैरह तमाम तरह की चीजें। और इस सब से अगर हम लोग देखें तो पता चलेगा कि दूसरा एक चीज जो इसका एक इम्पैक्ट था कॉलोनियल ईरा में, वो था डिस्प्लेसमेंट। आपने ट्राइबल्स को वहां से डिस्प्लेस कर दिया, और इन सब का आउटकम आता है ट्राइबल अपराइजिंग, और जो अलग अलग नाम से हुई। पूरा अभी पिछले दिनों मेरी एक किताब आई थी, उसका टाइटल था राष्ट्र निर्माण में आदिवासी। अभी तक जितनी भी हिस्ट्री हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आपने जितनी हिस्ट्री पढ़ा होगा, जितने फ्रीडम फाइटर्स के नाम आप जानते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी को जितने स्लोगन्स आपने लगाए हैं, आप 3 आदिवासी हीरोज के नाम बता दीजिए। उसके अलावा ओके, और अल्लूरी सीताराम राजू, कोमरम भीम, ठीक है, और गुंडाधुर के बारे में जानते हैं? गुंडाधुर बाबूराव सेड़मा के संग्राम था, तिरोत सिंह, रानी रोहिपुलिया नहीं जानते? कॉलोनियल टाइम में अगर हम लोग बात करें 1770 से, जब से ब्रिटिश एम्पायर शुरू हुआ तब से लेकर के 1947 तक देखें, अराउंड 170 रिवोल्ट्स हैं अलग अलग एरियाज में पूरे हिंदुस्तान में, जो ट्राइबल्स ने इस अथॉरिटी के, इस डेवलपमेंट की प्रोसेस के खिलाफ किए हैं। 170 से ज्यादा आंदोलन है। लेकिन हमें कुछ के नाम मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि जो कॉलोनियल नोशन है, उस कॉलोनियल नोशन में ये बहुत क्लियर कट था कि ये तो क्रिमिनल है, बाय बर्थ क्रिमिनल है, इनके द्वारा कोई भी एक्ट किया जा रहा है वो कंसीडर ही नहीं है। और हमने सिर्फ नेशनल हीरोज के तौर पर उन्हीं को देखा जो हमें दिखाए गए या जो हमारी हिस्ट्री बुक्स में थे। सो वो जो नॉलेज का जो पूरा का पूरा नोशन है, जो इंग्लिश नोशन है, वो इंग्लिश नोशन अंग्रेज चले गए, उसके बाद के लोगों ने उसको इनहेरिट किया, उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करते चले आए, और किसी को ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि उनको भी इंक्लूड करें। 170 से ज्यादा ये मूवमेंट्स हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। आप शायद मुझे डॉक्टर सुनीता बता रही थी कि आप अलग अलग एरियाज में जा रहे हैं फील्ड विजिट पर आने वाले दिनों में। कौन कौन से स्टेट्स में जा रहे हैं आप लोग? वन बाय वन। खंडवा मध्य प्रदेश, आप राजस्थान, और राज हरदा मध्य प्रदेश, भटिंडा, चंदौली यूपी, पाली राजस्थान, झांसी, ओके, हरदोई उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ग्रेट, नू, फतेहपुर यूपी। ये सारे एरियाज जितनों के नाम आपने लिए, आप हरियाणा जा रहे हैं, नूह में जा रहे हैं, मेव रिवोल्ट के बारे में पता कीजिएगा। आप मध्य प्रदेश जा रहे हैं, राजस्थान का जो बॉर्डर हरदा और ये सब जो है, व्हील रिवोल्ट्स के बारे में स्टडी कीजिएगा, पता कीजिएगा, या व्हील क्रॉप्स के बारे में स्टडी कीजिएगा। ठीक है, आप राजसमंद किसी ने जिक्र किया, आप जा रहे हैं, टाइगर रिजर्व बन रहा है, उसके बारे में पता कीजिएगा क्या चल रहा है। भरतपुर, धौलपुर, वहां भी एक टाइगर रिजर्व आया है। पाली या पाली, पाली पाली में है, 1850s का है, मीणा रिवोल्ट है। खांडवा भील भील इलाका भाई, भील मूवमेंट के बारे में आप पता करेंगे, भील रिवोल्ट के बारे में, वो सारा का सारा बड़वानी, खांडवा, ये सब अलीराजपुर, ये सब टंटा भील का इलाका है। फतेहपुर यूपी, फतेहपुर, इसमें ट्राइबल्स उस तरीके से नंबर्स में नहीं। सोनभद्रा में भी है, गॉन्ट्स के बारे में पता करिएगा। चंदौली यूपी में नहीं, उसमें ट्राइबल्स उस तरीके है, गॉन्ट्स हैं लेकिन उतना ही नहीं है। सो बेसिकली जिन एरियाज में आप जा रहे हैं,
ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल सेंस जो है उसे भी समझने की कोशिश करें कि सोसाइटी के भीतर हिस्टोरिकल सेंस कैसा है, और वो आपको बताएंगे भी। थोड़े लोगों से जब आप मिलेंगे, सोसाइटी के जो जो एक्टिव मेंबर्स, उनसे जब मिलेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं और उन मूवमेंट्स के बारे में बहुत सारी बातें जो है कही जा रही है। अब पोस्ट कॉलोनियल नोशन, ब्रेक ले ले, ब्रेक की जरूरत है? नहीं, फिर ये कंटिन्यूशन में चलेगा पूरा। 5 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग। थैंक यू। People, people, 1 second. Please just listen. I know you're probably having language issues, okay? But that's fine. It's normal. We live in a diverse country like India. Do use this opportunity to ask, pause, stop, and ask questions. You can even come and ask us right now. Use this time to engage with your cohort members to ask questions. Okay, we'll take a 5 minute break now. Uh, please be back by, let's say, 10:15. Okay.
गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बनाए गाँव बोए कारखाना बनाए, जंगल काटे खादान खोड़े सेंचुरी बनाए। बांध बनाए बोए कारखाना बनाए, जंगल काटे खादान खोड़े सेंचुरी बनाए। जल जंगल जमीन छोड़ी हम कहाँ कहाँ जाए, विकास के भगवान बता हम कैसे जान बचाए, हम कैसे जान बचाए। नर्मदा सूखी सूखी सुवर्ण रेखा, गंगा बनी गंदी नाली कृष्णा काली रेखा। नर्मदा सूखी सूखी सुवर्ण रेखा, गंगा बनी गंदी नाली कृष्णा काली रेखा। तुम पियोगे पृथ्वी कोला बिसलरी का पानी, हम कैसे अपना प्यास बुझाए फिकर कचरा पानी, फिकर कचरा पानी। छोड़ बनाई, छोड़ बनाई, छोड़ बनाई, छोड़ बनाई। एक जाम मूर्ख जोए जंगल को बचाए, करती रखी हरी भरी नदी मधु बहाए। एक जाम मूर्ख जोए जंगल को बचाए, तेरी हवस में जल गई धरती लुट गई हरियाली, मछली मर गई पंछी उड़ गई जाने किस दिशाएं, जाने किस दिशाएं। छोड़ बनाई, छोड़ बनाई, माए माटी छोड़ बनाई, लड़ाई छोड़ बनाई। बने कंपनी के दलाल हमसे जमीन छीनी, उनको बचाने लेकर आए साथ में पलटनी। बने कंपनी के दलाल हमसे जमीन छीनी, उनको बचाने लेकर आए साथ में पलटनी। अफसर बने हैं राजा ठेकेदार बने धनी, गाँव हमारी बन गई है उनकी कॉलोनी। छोड़ बनाई, जंगल छोड़ बनाई, माए माटी छोड़ बनाई, लड़ाई छोड़ बनाई। ना पुकारे एकजुट हो छोड़ो ये खामोशी, मछुआरे आओ दलित आओ आओ आदिवासी। सब पुकारे एकजुट हो छोड़ो ये खामोशी, मछुआरे आओ दलित आओ आदिवासी। पेट खाली हाल से जागो नगाड़ा बजाओ, लड़ाई छोड़ी चारा नहीं सुनो देशवासी, सुनो देशवासी। छोड़ बनाई, जंगल छोड़ बनाई, माए माटी छोड़ बनाई, लड़ाई छोड़ बनाई।
जाए धक से कब तो लग जाए धक से बड़े बड़े लोगन के बंगला दो बंगला 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 और भैया एसी अलग से अलग से और भैया एसी अलग से से हमरे गरीबन के झोपड़ी जुलुमवा गरीबन के झोपड़ी हमरे गरीबन के झोपड़ी जुलुमवा गरीबन के झोपड़ी जुलमवा बरसे से पानी चूहे टप से कब से बरसे से पानी चूहे टप से कब से कब तो लग जाए धक से धक से कब तो लग जाए धक से धक से बड़े बड़े लोगन के पूड़ी और रबड़ी बड़े लोगन के पूरी और रबड़ी बड़े बड़े लोगन के पूड़ी और रबड़ी बड़े बड़े लोगन के पूरी और रबड़ी और भैया हलवा अलग से अलग से और भैया हलवा अलग से अलग से हमरे गरीबन के रोटी जुलुमवा हमरे गरीबन के रोटी जुलमवा हमरे गरीबन के रोटी जुलुमवा हमरे गरीबन के से पेट में गड़ी जाए हक से हटाई खाए से पेट में गड़ी जाए हक से कब तो लग जाए धक से कब तो लग जाए धक से बड़े बड़े लोगन के जींस और पैंट भैया 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 और भैया कोटो अलग से और भैया कोटो अलग से हमरे गरीबन के कुर्ता जुलुमवा हमरे गरीबन के कुर्ता जुलमवा We are going to start. नहीं, अब तो okay, people please settle down so that we can continue. Prachi, come in. Charu, Himeshwar. Okay. Before we ask Dr. Meena to move into the post-colonial context, and how we start looking at development in the post-colonial context, are there any questions or any comments or anything that you would like to share before we move on ahead? Are there anything that anybody from the cohort wants to say, add, share an experience, ask clarificatory questions? Guys, what you do is you write down your questions, and after this, we'll take up questions later than that. Okay. Okay. Okay, थैंक यू। कॉलोनियल एरा में जितना कुछ डेवलपमेंट हुआ वो सारा डेवलपमेंट हमने देखा। 1947 में इंडिपेंडेंस के साथ पॉलिसीज फ्रेम होना शुरू हुआ। आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जितनी पॉलिसीज इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पर चल रही थी कॉलोनियल एरा में, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होना चाहिए? जितना कुछ कॉलोनियल एरा में हमने देखा, हमने पॉलिसीज देखी, उन पॉलिसीज का इम्पैक्ट देखा। 1947 में देश आजाद हुआ, आजादी के बाद अगेन पॉलिसीज फ्रेम होना शुरू हुआ। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जो पॉलिसीज फ्रेम हो रही थी उनका टारगेट क्या होना चाहिए था? वो पॉलिसीज किस तरीके की होनी चाहिए? जितने भी लोगों क्रिमिनल एक्ट के थ्रू उनको क्या कहते हैं उनको रिलीज करना चाहिए था, और जो भी जितना भी उनसे लिया गया है रिसोर्स उनको वापस कैसे आगे लेके आया जाए,
उस तरह की चीजों को रिफॉर्म करना चाहिए था ताकि उन्हें सेंटर में लेके आया जा सके, जितना उनको इग्नोर किया गया टाइम। तो जैसा आप बता रहे हैं, मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो चल रहा था वही आगे चला। ठीक है, जो कॉलोनियल इरा में चल रहा था, जो लॉज थे, जो लूट ऑफ लैंड था या नेचुरल रिसोर्सेज की जो लूट थी, जो पॉलिसीज फ्रेम थी, सेम पॉलिसीज को कंटिन्यू किया गया, एक्सेप्ट वन, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को अबलिश कर दिया गया। उसकी जगह एक नई कैटेगरी आई जिसे हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। एक नया टर्म कॉइन किया गया आदिवासीज के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब। कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस था, बजाय उसे जस्टिस डिलीवरी करने के एक न्यू आइडिया फ्रेम किया गया जिसे हम लोग कहते हैं वेलफेयर। हमें जस्टिस डिलीवरी करनी थी इन कम्युनिटीज के साथ, हमने जस्टिस डिलीवरी नहीं की, हमने नई अप्रोच डेवलप की। हम उनका वेलफेयर करेंगे, हम उनका कल्याण करेंगे, क्योंकि हमारे स्टेट का नोशन था वेलफेयर स्टेट। और स्टेट में जो लोग पावर में थे उन्होंने इसी अप्रोच को लेकर के वो आगे बढ़े। अभी तक जो कुछ हो रहा था इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, अब वो होने लगा इन द नेम ऑफ नेशन डेवलपमेंट या नेशन बिल्डिंग। नाम बदल गया, ठीक है, नाम बदला, पब्लिक इंटरेस्ट की जगह नेशनल इंटरेस्ट आ गया। अगेन क्वेश्चन वही है, पब्लिक कौन सी और ये जो नेशनल इंटरेस्ट में जो लोग हैं ये कौन से लोग हैं? क्या ये पुराने वालों से डिफर हैं या वही हैं? 1935-36 में मुंशी प्रेमचंद ने एक नोवेल लिखा, गोदान। उसमें एक कोटेशन है, आजादी का मतलब क्या। वो कहते हैं कि जॉन की जगह गोविंद आएगा, जॉन की जगह गोविंद आ जाएगा, यही आजादी है। जॉन रिप्रेजेंट कर रहा था ब्रिटिश एम्पायर, गोविंद जो है रिप्रेजेंट कर रहा था लोकल्स। बाकी क्या होगा? बाकी कुछ नहीं बदलेगा। और वही हुआ, एक नई नेम्स के साथ, नई अप्रोच के साथ, नई टर्मिनोलॉजी के साथ में हमने अब अपनी पॉलिसीज ड्राफ्ट करना शुरू किया। और ये जो पॉलिसीज थी ये मॉडर्नाइजेशन के नाम चली, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर चली। और जी इस मामले में सबसे आगे निकले। हमने इकोनॉमी को मिक्स इकोनॉमी नाम दिया कि कुछ कैपिटलिज्म रहेगा, कुछ सोशलिज्म रहेगा, दोनों की कॉकटेल रहेगी और नशा बहुत बढ़िया होगा। ये जो डेवलपमेंट का नशा था, ये नशा ऐसा था कि हम पूरी तरह ब्रिटिश या ये कहें कि यूरोपियन जो मार्केट है उसके कंट्रोल में भी ना जाए, हम लोग रशियन और कंट्रोल में ना जाए, हम बीच का रास्ता निकालेंगे। और वो रास्ता था मिक्स इकोनॉमी, जहां हमने स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है एक्टिविटीज को प्रमोट किया, वहीं प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंट्रोड्यूस किया। और हमने सबके लिए वही फ्री एंड फेयर कंपटीशन का रास्ता रखा। हालांकि स्टेट को थोड़ा सा कंट्रोलिंग पावर दी गई कि स्टेट चीजों को अपने कंट्रोल में रखेगा, बट 1990s में और हमने उस स्टेट के कंट्रोल को भी हटा दिया। हमने मिक्स इकोनॉमी की जगह एक न्यू टर्म्स कॉइन किया, वो आया जिसका नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये जो नई टर्मिनोलॉजी थी, इस नई टर्मिनोलॉजी ने
चीजों को कंप्लीटली बदल दिया। स्टेट का जो कंट्रोल था मार्केट के ऊपर, वो कंट्रोल कंप्लीटली खत्म हो गया। फ्री एंड फेयर कंपटीशन कहने में सुनने में बहुत शानदार लगता है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर, क्या सोसाइटी को देख लीजिए, क्या सोसाइटी में सब लोग इक्वल हैं? नहीं है, सब नहीं है। सोशल लाइन पे भी नहीं है, पॉलिटिकल लाइन पे नहीं है, इकोनॉमिक लाइन पे तो बहुत अंतर है। लेकिन मार्केट एक ही चीज की जो है वकालत की, एडवोकेट, वो था फ्री एंड फेयर कंपटीशन। ये बहुत सुनने में मिलता है। मैं और आप दोनों जानते हैं, इसी क्लास में आपके सामने एग्जांपल है, मुझे बेहतर अंग्रेजी नहीं आती, आप में से ज्यादातर को आती है। मेरे और आपके बीच में बात कोई कंपटीशन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्लियर है। मैं और आप दोनों जानते हैं, आपके पास वो प्रिविलेज था, आपके पास वो एनवायरमेंट था। आप हो सकता है दिल्ली के एक अच्छे स्कूल में पढ़े हो या आसपास की सराउंडिंग्स में आपको वो मौका मिला हो, मुझे नहीं मिला। मैं सरकारी स्कूल का पास आउट, ठीक है, जहां 6 क्लास से हमने एबीसीडी शुरू की, हमने 6 स्टैंडर्ड में जाकर के एबीसीडी पढ़ना शुरू किया। आप वो काम स्कूल में जाने से पहले शुरू कर चुके थे, सीखने का काम। सो मेरा और आपके बीच में कोई कंपटीशन नहीं हो सकता है। सो ये जो फ्री एंड फेयर कंपटीशन के नाम पर जो कुछ चला, हम जानते हैं कि सोसाइटी में जो एक एडवांस स्टेज में जो सेक्शन था, वो और एडवांस हुआ। जो पीछे था वो इस रेस में और पीछे रहा। लेकिन क्योंकि हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, मॉडर्नाइजेशन का भी नोशन वही है जो यूरोपियंस ने तय किया, डेवलपमेंट का भी नोशन वही है जो इंग्लिश ने तय किया या अमेरिकन ने तय किया। और उस पूरी प्रोसेस में हम उनके पीछे पीछे फॉलो कर रहे थे, जबकि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो एकदम से डिफरेंट है। यूरोपियन सोसाइटीज एकदम से डिफरेंट है, हम और वो सेम नहीं है। हमारे यहां पर डाइवर्सिटीज है, और बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज है। रीजन, रिलीजन, कास्ट, क्लास, क्रीड, लैंग्वेज, बहुत सारी डाइवर्सिटीज है। फूड से लेकर तमाम तरह की डाइवर्सिटीज है। लेकिन हमने उसमें एक चीज तलाशने की कोशिश की, वो थी यूनिकनेस। इन सब के बीच में कॉमन क्या निकालना है। हमने फेस्टिवल्स में भी वही किया। जो मेजोरिटेरियन के जो फेस्टिवल्स थे उसे एक तरीके से थोप दिया सबके ऊपर। हमने जो मेजोरिटी की लैंग्वेज थी उसे थोप दिया दूसरे के ऊपर। जो मेजोरिटी की कल्चरल प्रैक्टिस थी उसे दूसरे के ऊपर थोप दिया। उसकी की बाकी प्रैक्टिसेस थी उसे भी माइनॉरिटी के ऊपर थोप दिया, वो चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, चाहे बाकी माइनॉरिटी। हमने इंपोज करने की कोशिश की, क्योंकि जो रूलिंग में था, जो पावर में था, जाहिर सी बात है उसी का सब कुछ चल रहा था। रूल ऑफ लॉ यही कहता है कि जो पावर में लोग हैं वो डिसाइड करेंगे। पहले ब्रिटिशर्स थे, बाद में जॉन की जगह गोविंद आ गया। सारे गोविंद मिलकर के तय कर रहे हैं कि क्या सही क्या गलत है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो इंडस्ट्री जो डेवलपमेंट शुरू हुआ, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो मॉडल है, नेहरू जी तो कहते थे डैम्स को लेकर के, जो डैम्स बनाए गए, भाखड़ा नांगल, हम सब लोग जानते हैं भाखड़ा नांगल डैम ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। इंडस्ट्रीज, सपोज दैट आप इसी में आगे जिक्र है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जमशेदपुर का नाम जानते हैं आप सब लोग, टाटा नगर, कितने गांव उजाड़े गए। 900 से ज्यादा ट्राइबल गांव थे जिन्हें उजाड़ करके, जिन्हें डिस्प्लेस करके जमशेदपुर बसाया गया। आपका दिल्ली का जो एनसीआर है, इसी में मोर देन 300 गांव थे जिन्हें डिस्प्लेस करके ये सारा कुछ बसाया गया है। सरदार सरोवर है, सिर्फ सरदार सरोवर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे डैम्स, नर्मदा,
मेधा पाटेकर के बारे में सब लोग जानते हैं। मेधा पाटेकर की लड़ाई क्या है? बहुत सिंपल सी लड़ाई। अभी और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरा हाथ डिस्ट्रिक्ट, जो आप लोग धौलपुर जा रहे हैं, उसके पड़ोसी एक डिस्ट्रिक्ट है सवाई माधोपुर और करौली, वहां एक डैम बनाने की बात हो रही है। डैम आ गया है, पेपर चार्ट सारा तैयार है, कहा जा रहा है कि 76 गांव हैं जिन्हें डिस्प्लेस करना है और तब वो डैम बनेगा। डैम का पानी किसको मिलेगा? उस एरिया के लोगों को नहीं मिलेगा। डैम का पानी मिलेगा दिल्ली के जो एनसीआर में जो फैक्ट्रीज है उनको, जबकि मेरा पूरा इलाका सूखे की चपेट में है। हमारा 1000 फीट और 1100 फीट पे खेती लायक पानी है, लेकिन वो पानी हमें नहीं मिलेगा। गांव हमारे उजड़ेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट हमारे गांव का होगा, हमारे लोगों का होगा, लेकिन पानी जाएगा दिल्ली और एनसीआर की फैक्ट्रीज में। सो सेम चीज पूरे देश में हो रहा है। अभी धौलपुर की बात चल रही है, धौलपुर का भी एग्जांपल आएगा। तो फिर जो प्रॉब्लम क्या है, ये जो बड़े डैम्स बनाने का जो मामला है, बड़े बड़े बांध आप बना लीजिए, प्रॉब्लम बांध बनाने से नहीं है, प्रॉब्लम है बड़े बांध बनाने से, बिग डैम्स। आप बजाय छोटे छोटे डैम्स बनाने के, पानी आपको रिचार्ज करना पड़ेगा वाटर को। आपको जब तक जमीन को रिचार्ज नहीं करेंगे, ट्राइबल एरियाज में इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज क्यों बचे हुए हैं? बिकॉज उन्होंने कभी उनका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं किया, मार्केट के हिसाब से नहीं किया, प्रॉफिट के लिए नहीं किया। उन्हें जितनी जरूरत थी उसका इस्तेमाल किया, और जितना बाकी का रिसोर्सेज था उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया फॉर नेक्स्ट जनरेशंस। यही चीज पानी के साथ है। आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं बड़ी फैक्ट्रीज को देने के लिए, लेकिन आप पानी रिचार्ज करने का कोई मैकेनिज्म आपके पास नहीं है, कोई पॉलिसीज नहीं है। और इसी बड़े डैम्स में प्रॉब्लम कहां हो रही है? प्रॉब्लम यह है कि आप एक तरफ डैम्स बना रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े हाईवे निकाल रहे हैं। आपको रोड की जरूरत है। प्रॉब्लम यह है कि ट्राइबल एरियाज में, लाइक बस्तर, अभी जिक्र हो रहा था छत्तीसगढ़ का बस्तर का इलाका, बस्तर के ट्राइबल्स के पास में 4 व्हीलर तक नहीं है। मैक्स लोग साइकिल और मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल लग्जरी आइटम। आप वहां 6 लेन और 8 लेन वे बना रहे हैं। किसी ट्राइबल को अगले 20 साल तक उस पर चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हाईवे जा कहां रहे हैं? ये हाईवे जा रहे हैं दरअसल माइनिंग एरियाज तक, जहां से नेचुरल रिसोर्सेज को लिया जाएगा और मार्केट तक पहुंचाया जाएगा, फैक्ट्री तक। सेम यही चीज अलग अलग प्रोजेक्ट्स के नाम पर, चाहे डैम्स हो या हैवी इंडस्ट्रीज हो, उन सब के नाम पर ये सब चल रहा है। माइनिंग के प्रोजेक्ट, लार्ज माइनिंग प्रोजेक्ट। एक एग्जांपल देता हूं, हसदेव, आप सबने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। हसदेव अरण्य, दंडकारण्य का नाम सुना है? छत्तीसगढ़ का एक इलाका है जिसे लगभग सब छत्तीसगढ़ कहते हैं हसदेव को। हसदेव फॉरेस्ट का एरिया है 1,76,000 हेक्टेयर का। गवर्नमेंट ने उसे, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सबसे पहले इंटरेस्टिंग काम उन्होंने क्या किया, ये जो सारा का सारा एरिया था, ये ट्राइबल एरियाज है जिसे कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया गया है, उसे बाईपास करते हुए वो एरिया आपका बिजली के प्रोडक्शन के लिए राजस्थान सरकार की एक गवर्नमेंट एजेंसी को दिया गया। और उस एजेंसी ने, सरकार ने रूल्स बदले, उसे एक प्राइवेट प्लेयर को दे दिया, जो आज की तारीख में देश का सबसे बड़ा जो नाम है, जो एयरपोर्ट खरीदा आजकल, उसको दे दिया। वो वहां से बिजली निकाल रहा है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 1,76,000 हेक्टेयर का जंगल काट करके उसने रिपोर्ट दी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को कि हमें मात्र पूरे एरिया से 8,000 पेड़ काटने पड़े हैं। पर पेड़ 150 रुपए कीमत लगाई गई, सरकारी खजाना जमा कराया गया।
12,000 रुपए के आसपास, सॉरी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप इतना पैसा उन्होंने सरकारी खजाने में पर पेड़ 150 रुपए, 8,000 पेड़ों का मुआवजा उन्होंने सरकारी खजाने में जमा करा दिया। एरिया कितना है? 1,76,000 हेक्टेयर का। रिपोर्ट जा रही है 8,000 पेड़ों की, और ये वो इलाका है जिसे लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ कहते हैं। सारे लॉज बाईपास इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस सिर्फ हसदेव नहीं, सिलगेर, बस्तर, झारखंड का हिस्सा, मध्य प्रदेश का हिस्सा, सब इसी तरीके से चल रहा है। और ये न्यू अप्रोच थी जहां स्टेट स्पॉन्सर्ड, और 90s के बाद में इंडिविजुअल प्लेयर्स को लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के नाम पर प्राइवेट प्लेयर्स को ये पूरा का पूरा रिसोर्सेज दे दिए गए डेवलपमेंट के नाम पर, और वो प्रोजेक्ट्स लगातार चलते जा रहे। जो फेज था, उस फेज में अगर हम लोग देखें तो एक और चीज इसमें जो है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। ट्राइबल एरियाज में बिकॉज कई तरीके के लॉज बने हुए हैं जो लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं, और लॉज में जैसे अगर हम लोग बात करें तो सबसे है वो है आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो पार्लियामेंट में कुछ कमेटीज, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ कमेटीज बनाई जिनमें ट्राइबल एरिया से जुड़ी हुई कुछ कमेटीज थी। उन कमेटीज की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर ट्राइबल एरियाज के लिए दो जो है आर्टिकल्स जो है रिजर्व किए गए। आप तो था जो है सॉरी, दो शेड्यूल बनाए गए स्पेशल, एक शेड्यूल 6 और एक शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 था जो खास करके सेंट्रल एरियाज, सेंट्रल इंडिया में जो ट्राइबल हिस्से हैं, खास करके जो 10 स्टेट्स हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये जो 10 स्टेट्स हैं इन सब में शेड्यूल एरियाज आइडेंटिफाई किए गए। इन्हें शेड्यूल 5 की कैटेगरी में रखा गया, जहां कहा गया कि इन ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के थ्रू गवर्न किया जाएगा, और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हेड की जाएगी गवर्नर के द्वारा, ठीक है। और सारे प्रोविजंस वहीं से बनेंगे। शेड्यूल 6 नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ था, जहां लोकल बॉडीज को, चाहे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हो, बाकी सबको पावर्स दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी गई लैंड और बाकी रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें रिस्टोर करने का प्लान जो है वो प्लान किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली चीजें एकदम से बदल गई, और चीजें बदली अलग अलग तरीके से, और उनमें अगर हम लोग देखें तो पता चलेगा कि ये जो पूरा का पूरा लैंड को प्रोटेक्ट करने के जो मैकेनिज्म थे, चाहे शेड्यूल 6 हो, शेड्यूल 5 हो, उसमें बहुत क्लियर कट था। लोकल्स की परमिशन के बिना आप कोई भी प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इवन पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती थी। परमिशन मैंडेटरी थी लोकल्स की, नॉर्थ ईस्ट में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और बाकी अदर बॉडीज की। और यहां पर एक और लॉ था हम लोग पेसा के नाम से जानते हैं, पेसा 1996। शेड्यूल एरियाज में पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। वहां पर ग्राम सभाओं को वो पावर दी गई थी कि विदाउट ग्राम सभा आप किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इवन पावर इतनी थी कि ये स्लोगन चलता था, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। ये पावर थी उनको मिली लॉ के थ्रू। बट प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम हुई गवर्नमेंट ने एक नई चीजें इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के थ्रू उन्होंने तमाम तरीके के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसे वायलेट किया। गवर्नमेंट ने किया। किसी एरिया को आप SEZ में डिक्लेयर कीजिए, आपको किसी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन बाईपास कर सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बाईपास कर सकते हैं। और जिस एरिया को आपने SEZ में नहीं डाला वहां उन्होंने किया, और वहां ये किया कि जैसे पेशा के एरिया के में जहां ग्राम सभाओं की परमिशन मैंडेटरी थी। इंटरेस्टिंग चीज देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने फर्जी ग्राम सभाएं बनाई। फर्जी ग्राम सभा का नाम सुना है? लोकल बॉडीज फर्जी बना ली।
फेक, इसको कंप्लीट कर लेते अब फिर आप पूछ लीजिएगा। फेक ग्राम सभाएं, फेक ग्राम सभा का मतलब जानते हैं? एक ऑलरेडी एक बॉडी एग्जिस्ट करती है पैसा के अकॉर्डिंग, बट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और पैरेलल बॉडी क्रिएट की, उससे परमिशन दिलाई, उस परमिशन को गवर्नमेंट के पास भेज दिया और कहा कि हमें लोकल बॉडीज से परमिशन मिल गई है, ये उनकी चिट्ठी है, और प्रोजेक्ट शुरू हो गए। फेक ग्राम सभाओं में एक और चीज चली, फेक साइन। फेक साइन जानते हैं? फेक साइन होता है कि आपने साइन कर दिया तो एक साइन तो ये है, लेकिन उन्होंने मुर्दों से भी साइन करा लिए। जो लोग मर गए उनके फेक साइन हो गए, जो 10 साल पहले मरा उसके साइन 2025 में करा लिए, और वो भी हाई कोर्ट में प्रूव है कि फेक साइन है, एक्शन नहीं हुआ, प्रोजेक्ट दे दिया गया। फेक सभाएं, फेक साइंस, मुर्दों के साइंस, और अलग अलग तरीके से वो प्रोजेक्ट चले और चल रहे हैं, पहली बार नहीं है। और इसी तरीके से रूल्स को वायलेट किया गया। हम सब जानते हैं कि हसदेव का जंगल 8000 पेड़ नहीं कटे, वो लाखों में है, लेकिन गवर्नमेंट ने मान लिया कि 1,76,000 हेक्टेयर के जंगल में मात्र 8000 पेड़ कटे। किसी पर्टिकुलर पार्टी का मामला नहीं है, हम बात कर रहे हैं सिस्टम, किसी इंडिविजुअल की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम एक सिस्टम के तौर पे देख रहे हैं किस तरीके से सिस्टम वर्क करता है। क्लियर समझ बात? सिर्फ इतना ही नहीं, उन लास्ट में जब बात कर रहे थे आप्सपा, क्या है आप्सपा? आर्म्स फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1960s में इंट्रोड्यूस किया गया कि जो डिस्टर्ब एरियाज हैं उनमें आर्मी को स्पेशल पावर्स दी गई। नॉर्थ ईस्ट के केस में, जम्मू एंड कश्मीर के केस में, और ये जो स्पेशल पावर है, जैसे लैंड को लूट के लिए SEZ है, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को पावरफुल बनाया गया कि इन डिस्टर्ब एरियाज में आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, आप बंदूक के बल पर शांति लाएंगे, बंदूक के दम पर शांति लाने, दोनों अलग अलग चीज है। आप बंदूक के दम पर शांति नहीं ला सकते। अगर आपको पीस रिस्टोर करना है तो डायलॉग होता है, डिस्कशन होती है, डिबेट होता है। आप बंदूक के बल पर शांति कैसे ला सकते? लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स ने किया, बंदूक के दम पर जो है शांति, इंडियन स्टेट ने भी सेम किया, बंदूक के बल पर शांति। और इसी तरीके से आप देखिए तो पता चलेगा कि हमारे बॉर्डर एरियाज में जितनी फोर्सेस नहीं है, उससे कई टाइम ज्यादा फोर्सेस ट्राइबल एरियाज में है। छत्तीसगढ़ की जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा फोर्सेज हैं छत्तीसगढ़। पूरा बस्तर संभाग कमिश्नरेट जो है, जिसमें 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उसकी पॉपुलेशन से ज्यादा आर्म फोर्सेज है। आप अंदाजा लगे, आप जमीन जो है जो सर्वे करते हैं, आप फीट में, मीटर में ऐसे करते हैं ना, वहां किलोमीटर में होती है। 25 किलोमीटर यूं चले जाइए, 20 किलोमीटर यूं चले जाइए, पूरा इलाका आर्म फोर्सेज के लिए। सबसे ज्यादा मिलिट्री कैंप्स ट्राइबल एरियाज में है, सबसे ज्यादा आर्म फोर्सेस ट्राइबल एरिया में, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल इंडिया। बेसिक क्वेश्चंस हैं, कर क्या रहे हैं? इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट जितने लूट ऑफ लैंड चल रहा है, दरअसल उस लूट को आसान बना रहे हैं फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, फॉर गवर्नमेंट। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है।
और उस प्रोजेक्ट को जब देखेंगे तो इसीलिए आप कभी भी डिबेट और डिस्कोर्स में आप सब ने फार्मर प्रोटेस्ट का नाम सुना, किसी ने सिलगेर का नाम सुना? नहीं जानते। सिलगेर के बारे में मैं बताता हूं। सिलगेर में भी इसी तरीके से मोर देन 30,000 ट्राइबल्स प्रोटेस्ट में बैठे जंगल में, एकदम फॉरेस्ट एरिया से, कुछ नहीं था, शांति से मूवमेंट चल रहा था। किसके खिलाफ? कि आर्मी के कैंप्स यहां नहीं लगाए जाए, क्योंकि आर्मी कैंप लगता है मींस ट्राइबल्स को जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं था। मोर देन 3 इयर्स तक वो मूवमेंट चला। एक बार उसमें इनिशियल डेज में फायरिंग हुई, 4 लोग मारे गए। 3 लोग थे, एक मेल था, एक छोटी थी और एक प्रेग्नेंट लेडी थी। तो प्रेग्नेंट लेडी के साथ उसका बच्चा भी चला गया, टोटल 4 जाने के। गवर्नमेंट ने इनिशियल डेज में तो एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमने फायरिंग की। फिर जब प्रेशर बना, कहा कि नक्सली थे, तो और प्रेशर बना तो कहा कि नहीं नहीं, जो है मिस्टेकन आइडेंटिटी का मसला है, हम इनको मुआवजा देंगे। पता है मुआवजा कितना मिला? 10,000 रुपये एक कंबल। कंबल जानते हैं ना, आपके पास जो चादर, ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट और 10,000 रुपये, ये मुआवजा है। छोड़ दीजिए, बहुत पुरानी बात है। अभी रिसेंटली 3 महीने पहले राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल की छत गिरी, 15-20 बच्चे घायल हुए, जिसमें से 7 खत्म हो गए। सरकार ने मुआवजे में 5 बकरियां हर फैमिली को दी। कितनी? 5 बकरी। अभी 3 महीने पहले, सारे ट्राइबल्स हैं। 2022 के आसपास एक नागालैंड का केस था। वहां कुछ लोकल जो है एक ट्रक में जा रहे थे, फायरिंग हुई, लगभग 20-22 लोग मारे गए। सवाल पूछा गया, कहा गया कि मिस्टेकन आइडेंटिटी का मसला है, हम लोगों को पहचान नहीं पाए। किसी ने सॉरी तक नहीं कहा, मुआवजा तो बाद की चीज। यहां एक्चुअली में जो 2 अलग अलग वर्ल्ड के बारे में बात करें, एक दिल्ली है, आपके पॉकेट से कोई बटुआ ले जाए तो आप थाने में चले जाते हैं। आपके घर में कोई अनइनवाइटेड एलिमेंट आ जाए, कोई व्यक्ति घुस जाए, तो आप पुलिस से कंप्लेंट करते हैं। वहां बिना बुलाए पूरी घर ले गए और कोई सुनने वाला नहीं है। सारा का सारा एनक्रोचमेंट है। वो ट्राइबल एरियाज जो सेंचुरी से प्रोटेक्टेड था, वो पूरा डिस्टर्ब कर दिया गया इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीजें जो चीजें, और इंटरेस्टिंग, जिस लॉ की हम लोग बात कर रहे थे, फॉरेस्ट एक्ट, उसमें अमेंडमेंट किया गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के आसपास। इसमें एक चीज ऐड की उन्होंने, पहले से आइडेंटिफाइड टर्म्स थे कि किस किस बेसिस पर आप लैंड एक्वायर कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ने इसमें एक और टर्म इस्तेमाल कर दिया, एनी अदर। ये जो एनी अदर है मींस गवर्नमेंट के पास पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर है कि किसी भी बेसिस पर जो उसको ठीक लगे वो लैंड एक्वायर कर सकती है। और ये कह करके उन्होंने ट्राइबल एरियाज से लैंड लूटना शुरू किया। लाइक हमने एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम सुना है, कहां है? गुजरात में। वो जमीन किसकी है? ट्राइबल्स। कोविड के दौरान जब हम लोग एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, फिजिकल डिस्टेंस, एट दैट टाइम इन द नेम ऑफ स्टैच्यू वो पूरा एरिया ट्राइबल से खाली कराया गया। उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पार्किंग के नाम पर 12 गांव खाली हुए हैं, सिर्फ पार्किंग के नाम पर, सिर्फ पार्किंग के नाम पर। वहां सफारी पार्क बना, सारा पार्क बन रहा है, वो सब अलग है। सिर्फ पार्किंग के नाम पर हमने 12 आदिवासी गांव खाली करा दी। और यही प्रोसेस पूरे देश में इसी तरीके से चल रही है। 1952 में ये फॉरेस्ट एक्ट का एक हिस्सा है। 1952 में लैंड रिफॉर्म हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जिसके पास भी लैंड नहीं होगी, जो लैंडलेस होंगे, उन्हें लैंड दी जाएगी।
जमींदारी सिस्टम अबलिश किया गया, फ्यूडलिज्म को अबलिश किया गया, सारी जमीनें रिडिस्ट्रीब्यूट हुई। ट्राइबल्स के एरिया में क्या किया गया पता है? ट्राइबल्स पे लॉ अप्लाई नहीं किया गया। ये सारा का सारा लॉ नॉन ट्राइबल एरियाज के लिए था। वहां पर लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं। 2023 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट आया। इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी। फॉरेस्ट एक्ट में जो चीज कवर नहीं हो रही थी वो यहां हुई। कहा गया कि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ एक्शंस लेंगे। और इसमें एक ये है कि इसके बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 न्यू एरियाज में ट्राइबल रिजर्व घोषित किए हैं, डिक्लेयर किया है। ट्राइबल रिजर्व, सॉरी टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व, धौलपुर का जिक्र हो रहा था, राजसमंद का जिक्र हो रहा था। धौलपुर में टाइगर रिजर्व के नाम पर 108 गांवों को इविक्ट कराया जा रहा है। 108 गांव। राजसमंद का जो जिक्र कर रहे थे, 46 को ऑलरेडी नोटिस मिल चुका है खाली कराने का। कह रहे हैं कि हम टाइगर को एरियाज को उनके लिए ये रिजर्व कर रहे हैं, इसमें टाइगर लाए जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये आता है, टाइगर्स गए कहां? सवाल तो ये, टाइगर गए कहां थे? टाइगर मारे किसने? आदिवासियों ने तो मारे नहीं, सेंचुरी से वो तो प्रोटेक्ट कर रहे थे। टाइगर का शिकार करने वाले लोग टाइगर प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि हंटिंग एक लग्जरी के तौर पर था, कॉलोनियल ईरा में भी और उसके बाद में भी। शिकार कौन लोग करते हैं? रईस लोग करते हैं। ठीक है, रईस लोग करते हैं शिकार। शिकार, जानवर मारना उन्हीं का शौक है। और अब वही टाइगर बचाने के लिए जो है टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर रहे हैं। वो बहुत छोटा है, बहुत। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ऑलरेडी जो है अराउंड 40 के आसपास टाइगर रिजर्व पहले से हैं। 18 न्यू इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और ये सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट के हिस्से को टाइगर रिजर्व एरिया डिक्लेयर कर दिया गया हो। ये सारा का सारा ट्राइबल एरियाज है। सो ट्राइबल एरियाज में टाइगर रिजर्व बना करके, अगेन आपको पता होगा कुछ दिनों पहले नामीबिया से चीते आए थे, 19-20 चीते आए थे। So, also brought like the protection of the government, the science also like environmentalists, they also told that cheetahs are not going to survive here. The Namibia species are not going to survive here in India. Like it's difficult for them. हाँ मतलब वही वो चीते बचाने भी नहीं। उससे पहले गुजरात से शेर लाए गए थे उसी हिस्से। 1998-99 में 21 ट्राइबल गांवों को खाली करा करके उसे रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। एट दैट टाइम गुजरात से शेर लाए गए थे। ठीक है, 20-22 साल बाद फिर से उस इलाके में चीते लाए गए। क्यों लाए गए? सवाल यह था क्योंकि जब शेर नहीं बचे, टाइगर्स जब नहीं बचे थे, तब ट्राइबल्स ने कहा कि जब ये है तो लैंड हमें वापस जाए। सो लैंड आपको वापस रिटर्न ना करना पड़े, इसी चीते लाए गए। कुछ दिनों बाद खरगोश ले आएंगे, बट लैंड नहीं जाएगी वापस। प्रॉब्लम इज कि ये पूरा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट था, इसके थ्रू अगेन लैंड लूटा गया। 2006 में इन सब से बचने के लिए एक एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया जिसका नाम था फोरेस्ट राइट एक्ट 2006, FRA 2006। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि अकॉर्डिंग टू FRA 2006, ट्राइबल एरियाज में जो लोग लास्ट 3 जनरेशन से रह रहे हैं, 3 जनरेशन मींस लास्ट 75 इयर्स से जो लोग रहते आ रहे हैं,
उन्हें लैंड ऑनरशिप के पट्टे ग्रांट किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स जो है सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, ठीक है। 2006 के बाद में 2007 में इस लॉ के अगेंस्ट में कुछ एनजीओ सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने कहा कि अगर ट्राइबल्स को लैंड राइट्स ग्रांट किए गए तो जो वाइल्ड लाइफ है उस एरिया में वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो 3 एनजीओ थे उसमें से एक भालू बचाता है, एक उनमें से भालू बचाता है और कुछ 2 और जानवर बचाते हैं। उन्होंने कहा कि इनसे भालू खतरे में आ जाएंगे और बाकी वाइल्ड लाइफ खतरे में आ जाएंगे, इसलिए ट्राइबल्स को राइट्स नहीं देने चाहिए, ऑनरशिप राइट्स नहीं देने चाहिए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि जिनके पास भी पट्टे नहीं हैं लैंड ऑनरशिप के, अकॉर्डिंग टू एफआरए 2006, उन सबको अपनी लैंड खाली करनी पड़ेगी, ठीक है। वर्डिक्ट 2019 में आया, प्रोटेस्ट के बाद उसे होल्ड कर दिया गया। लास्ट ईयर विंटर सेशन में पार्लियामेंट क्वेश्चन आया कि एफआरए के अकॉर्डिंगली कितने पट्टे इंडिविजुअल और कम्युनिटी किए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि 45 लाख क्लेम किए गए थे, उनमें से अराउंड 23 लाख और समथिंग कुछ और, उसमें मतलब लेस देन 24 लाख के आसपास पट्टे हमने ग्रांट किए गए हैं। ट्राइबल्स की इस देश में पॉपुलेशन है अराउंड 14 करोड़, 14 करोड़ के आसपास है। पट्टे कितनों के पास है? लगभग 20 लाख के आसपास 22 लोगों के पास। रेस्ट ऑफ अदर्स क्या है? उसके पास लैंड ओनरशिप का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पर से जो अभी उसको होल्ड पर डाला गया, जिस दिन वो होल्ड हटेगी, इस देश और दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन ट्राइबल एरिया से होगा, क्योंकि पट्टे नहीं है। जैसा अंग्रेज कहते थे, कागज नहीं है खाली करो, सेम सिचुएशन है। सबसे बड़ा माइग्रेशन हिस्ट्री का इन ट्राइबल एरिया से होगा, जिस दिन स्टेट का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से स्टे रिवोक किया जाएगा। तो जिन ट्राइबल एरियाज में आप जा रहे हैं, आप जानना बहुत जरूरी है। आप उन ट्राइबल से जरूर पूछिएगा, जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिन फैमिली से मिलते हैं, कि क्या आप लोगों के पास का जो जिस घर पे आप रहते हैं, जिस जमीन पे आप खेती करते हैं, उसके ऑनरशिप के पट्टे हैं कि नहीं है। यह आपके लिए पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से स्टे हटेगा, सबसे पहले वही लोग आप उस जगह से विस्थापित होंगे जिनसे आप मिल करके आएंगे, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं कुछ और चीजें जिसके बारे में हम लोग 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल और इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें तो 1950 से 1990s तक ये जितना भी डेवलपमेंट का प्रोसेस चला, 50 से लेकर के 90s तक, उस डेवलपमेंट के थ्रू जितना डिस्प्लेसमेंट था, उसमें 40% जो पॉपुलेशन थी वो ट्राइबल्स की है। 90s के बाद क्या हुआ? डेटा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी डेटा कलेक्ट किया नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा है वो 90s तक का है। तो 40% पॉपुलेशन ट्राइबल्स की डिस्प्लेस हो चुकी है ऑलरेडी, और ये फर्स्ट टाइम नहीं था। इससे पहले ब्रिटिश ईरा में, कॉलोनियल ईरा में डिस्प्लेस किए गए, सेकेंड टाइम अब डिस्प्लेस किए गए, और थर्ड टाइम रिसेंट ईयर्स में जो है उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। सो हर एक ट्राइबल कम्युनिटीज, हर एक ट्राइबल फैमिलीज जो है, आप देखेंगे तो 90% फैमिलीज ऐसी हैं ट्राइबल्स की जो एक से ज्यादा टाइम, मतलब 2 दफा या 3 दफा अपनी लोकेशन से डिस्प्लेस किया जा चुका ऑलरेडी। अर्बन एरियाज में जो ट्राइबल्स वहां से जो माइग्रेट करके ऐसे लेबर फोर्स के तौर पे अर्बन एरियाज में शिफ्ट हुए, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, अलग अलग अर्बन स्पेस में, उसमें आप देखेंगे तो 45% ट्राइबल पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल कैटेगरी में। शायद सोशल कंपोजिशंस में देखेंगे तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन किसी कैटेगरी की नहीं है, किसी कम्युनिटी की नहीं है कि बिलो पॉवर्टी लाइन में 45% हिस्सा अकेले ट्राइबल्स का है जो बीपीएल कैटेगरी में है, सिर्फ अर्बन स्पेस। रूरल में तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। सो एक चीज लॉस ऑफ लैंड, और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो माइनिंग से जो चल रहा है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के नाम पर, फिर उसके बाद आता है कल्चरल, जो पूरा का पूरा ट्राइबल कल्चर है। कल्चर से पहले जैसे ट्राइबल लैंग्वेज,
हम कितनी ट्राइबल लैंग्वेज के बारे में जानते हैं? हमें नाम भी नहीं पता ज्यादातर, कुछ एक के नाम जानते हैं हम। लेकिन अगर हम लोग देखें, ग्लोबली देखें, तो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में मोर देन 3000 लैंग्वेजेस हैं जो इंडिजिनियस लैंग्वेजेस हैं जो खत्म हो जाएंगी। अकेले हिंदुस्तान में 400 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेस, जो अगले 5 to 10 ईयर्स में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उनको बोलने वाले है ही नहीं, उनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। और प्रोटेक्ट करने का एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? कि आप उसका यूटिलाइजेशन करना शुरू करें। आप उनका स्कूल्स में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन करिकुलम में हटा दिया गया। हम मदर टंग की बात करते हैं ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि हम मदर टंग में एजुकेशन देंगे। मदर टंग क्या है? मेरी मीणी है, किसी की भीली है, किसी की गौंडी है, किसी की मुंडारी। कोई एजुकेशन दे रहा है? नहीं दे रहा है। किस में पढ़ना है? हिंदी में पढ़िए, अंग्रेजी में पढ़िए। मेरी मदर टंग का क्या हुआ? तो मेरी मदर टंग तो बची नहीं। मुझे फोर्स किया गया कि मैं अंग्रेजी सीखूं, मुझे फोर्स किया गया कि मैं हिंदी सीखूं। तो मदर टंग जो ट्राइबल्स की है वो तो सारी खत्म है। उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। उनकी कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सकता था, नहीं किया गया। उनकी ना लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया गया, ना कल्चर को रिलीजन रिलीजन के बारे में हम लोग क्या जानते? हमें पता है ट्राइबल रिलीजन के बारे में? नहीं पता है। बिफोर इंडिपेंडेंस पॉपुलेशन जो रजिस्टर होता था, जो सेंसस रजिस्टर होता है, उसमें ट्राइबल्स के रिलीजन के लिए सेपरेट कोड होता था, सेपरेट एक जो है बना हुआ था, स्पेस था। ट्राइबल्स अपना रिलीजन वहां दर्ज करते थे। कई बार उसे इंडिजिनियस के तौर पे जिक्र किया गया, कई जगह एनिमल्स के तौर पर था, कई जगह उसे एबोरिजिनल के तौर पे जो है रेफर किया गया, कई जगह उसे ट्राइब के तौर पे जो है उसका रेफरेंस दिया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस वो कॉलम रिमूव कर दिया गया। अब ट्राइबल्स के पास 6 कॉलम है, 6 मतलब एक कॉलम में 6 ऑप्शंस हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। इनमें आपको एंट्री होनी है, इससे बाहर नहीं जा सकते। एज ए ट्राइबल तमाम रिलीजन्स को आप देखेंगे तो ये सब बहुत बाद के हैं। ट्राइबल्स की रिलीजियस प्रैक्टिसेज से पहले की है, लेकिन हमें सिर्फ ये 6 ऑप्शंस दिए गए कि आपको इसी में फिट होना है। अब आपकी चॉइस है 6 में से जिसमें होना चाहे हो सकते हैं। ये वैसा ही एग्जांपल था जैसे कि डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ एग्जांपल हिटलर ने दिया था जर्मन नाजीज में के दौर में। उन्होंने इलेक्शंस को कंटिन्यू किया जब हिटलर पावर में आ गए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेटिक सेटअप को नहीं रिमूव करेंगे, लोगों को ऑप्शंस चाहिए कैंडिडेट इलेक्ट करने के लिए। उनकी पार्टी ने एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 43 कैंडिडेट्स तक जो है इंट्रोड्यूस किए कि आप 43 में से जिसको इलेक्ट करना कर लीजिए। डेमोक्रेसी में ऑप्शंस की बात होती है। उन्होंने कहा हम दे रहे हैं आपको, एक कैंडिडेट नहीं देगी हमारी पार्टी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम मैक्सिमम 43 कैंडिडेट्स आपको देते हैं, जिसको चुनना आप चुन लीजिए। तो चुनना, जिसमें से भी जो भी इलेक्ट होकर गएगा अल्टीमेटली नाजी होगा, कोई दूसरा तो है ही नहीं ऑप्शन आपके पास। सो सेम सिचुएशन थी कि आपको रिलीजियस ऑर्डर में 6 में से एक को चुनना है, इससे बाहर नहीं जा सकते। सो एज ए ट्राइबल मेरे पास अपना रिलीजन चुनने की मेरे पास फ्रीडम नहीं है। मेरी कल्चरल प्रैक्टिस अगर मैं फॉलो करना चाहता हूं तो मुझे अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड कह करके रोक दिया जाएगा। ट्राइबल कल्चर फॉर एन एग्जांपल बताते हैं, मैरिज इंस्टीट्यूशन हम सब लोग भी जानते हैं, ठीक है। लिव इन का भी कॉन्सेप्ट है। ट्राइबल आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है लिव इन वाला कॉन्सेप्ट, या प्रेम विवाह जिसको कह लीजिए, या प्रेम कह लीजिए। ट्राइबल एरियाज में ये सेंचुरी से है, सेंचुरी से है। आपको शादी करने की भी जरूरत नहीं है, आप बिना शादी रहिए, बच्चे पैदा कीजिए और उनके भी बच्चे पैदा होंगे। आप कहां हैं? जिस जेंडर जस्टिस की हम बात कर रहे हैं ट्राइबल एरियाज में, अगर मैं सिर्फ भील इलाके की बात करूं
तो पहले ये है कि लड़के को लड़की की फैमिली के यहाँ जाना होगा, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करनी होंगी जो उसका फादर अदा कर रहा है। उसको खेत में भी काम करना, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होंगी, और उसके बाद अगर वो कंफर्ट जोन में आता है तो वो शादी करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, पहली चीज। दूसरा, अगर वो शादी नहीं भी कर सकते तो साथ में रह सकते हैं, और वो सालों साल रह सकते हैं, वो एज ए लिव इन पार्टनर के तौर पर। लिव इन उसके लिए टर्म नहीं है, वो बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि अगर बच्चे पैदा होने के बाद वो बच्चे शादी करते हैं, और अगर वो ट्रेडिशनल रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, लाइक फेरा, ये 7 फेरा वाला फेरा नहीं, फेरे उनके यहाँ भी होते हैं, आपके यहाँ 7 होते हैं, उनके यहाँ किसी के यहाँ 3 होते हैं, किसी के यहाँ 4 होते हैं, आप इधर लेंगे वो उधर से लेंगे, ठीक है। सो वो सिस्टम, तो अगर आप फेरे लेते हैं एट दैट टाइम, आपके पेरेंट्स का जो है उसी रिचुअल से शादी होना जरूरी है। और इसीलिए आपने लास्ट दिनों में देखा होगा कि एक लगभग 90 साल के बुजुर्ग कपल ने शादी की थी। वो शादी नहीं थी क्योंकि बेटे की शादी होनी थी, उसके लिए सोसाइटी में जरूरी था कि उसका फादर या उसके पेरेंट्स उस रिचुअल को पहले फॉलो करें। तो पहले उसी मंडप में माँ और बाप ने शादी की, उसके बाद बच्चों ने शादी की। मध्य प्रदेश में एक मेला लगता है जिसका नाम है भगौरिया। भगौरिया मेले की प्रैक्टिस है कि उसको ऑर्गेनाइज करते हैं बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स। जितने भी अनमैरिड कपल्स हैं, हर गांव के अनमैरिड लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए ड्रेस कोड है, पहले से फिक्स होता है वो ड्रेस कोड। आपको वही पर्टिकुलर ड्रेस कोड फॉलो करके उस मेले में आना है, ताकि आप दूर से पहचाने जा सके कि आप अनमैरिड हैं। और वहां आप एक दूसरे को देख पसंद करते, 3 दिन आपके पास मौका है, और जाकर के आप वापस अपने फैमिली को बताइए कि मुझे फला मेल या फीमेल वो पसंद है, और फैमिली आपकी शादी की। और उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज देखिए, शादी के बाद, क्योंकि होली के आसपास होता है, और दिवाली पर जब लड़की पहली दफा घर आएगी, अपने जो है मायके आएगी, पिता के फैमिली में जब आएगी, और अगर दिवाली के बाद लड़की ने कहा कि मैं अपने पार्टनर के साथ वापस नहीं जाऊंगी, तो वो शादी इनवैलिड मानी जाएगी, लड़की को अनमैरिड माना जाएगा। 6 महीने बाद उसके पास ये सोसाइटी ने राइट्स हैं कि अगर वो मना करती है अपने हस्बैंड के साथ वापस जाने से दिवाली के बाद, तो वो बच्ची अनमैरिड है, उसे फिर से शादी करने का हक, डाइवोर्स जैसा कोई नोशन नहीं है, आपको जरूरत नहीं है। जो ट्राइबल कस्टम्स हैं, आप कौन ट्राइब में एक और टर्म्स है घोटुल। घोटुल क्या है? एक कल्चरल प्रैक्टिस है जहां एल्डर जो सिटीजन्स है, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कपल्स जो यंग जो बच्चे हैं उनके लिए क्या करते हैं, उनके लिए गांव के बाहर एक तरीके से एक स्पेस, प्राइवेट स्पेस बनाते हैं, जहां उनको कल्चरली ट्रेंड किया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने ट्रेडिशन के बारे में, यंग्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए, जो 15, 15, 16, 17, 18 इस एज ग्रुप के लिए। और साथ ही साथ उन्हें अपनी कोर वैल्यूज बताई जाती हैं। और वहां फिर उसका एक हिस्सा आता है, जिस हिस्से में यह है कि वहां आप अपना पार्टनर चुन सकते हैं, और पार्टनर चुनने के बाद आपको प्राइवेट स्पेस दिया जाता है। आप एक दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे को चेक कीजिए, अगर आप कंफर्ट हैं उसके बाद आकर के अपने सीनियर सिटीजन्स को बताइए, इन्फॉर्म कीजिए, फिर वो आपकी शादी करेंगे। कौन सी नॉन ट्राइबल सोसाइटी में प्रैक्टिस है? आपके यहाँ सिस्टम ये है कि अगर प्रेम विवाह कर लिया तो बाबूजी को बताने में डर लगता है कब जूता पड़ेगा पता नहीं, ठीक है। और सारी प्रैक्टिस फॉलो होने के बाद हम एक लास्ट लाइन जो इपिक लाइन होती है कि जोड़िया तो सारी नेगोशिएशंस हम करते हैं, सारी डीलिंग हम करते हैं, कैसा है कैसी है, सारा जब डील फाइनल होता है उसके बाद कंक्लूजन निकलने के बाद फिर कहते हैं कि ये तो सब उसका किया धरा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके का टेंशन इस सब एरियाज में चल रहा है, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का इश्यू है, कल्चरल इश्यूज है, रिलीजियस इश्यूज है,
ये तमाम तरीके के इम्पैक्ट्स ट्राइबल एरियाज में हैं। और इन इम्पैक्ट्स के चलते एक चीज मैं आपको बताऊं, ट्राइबल एरिया कंप्लीटली डिस्टर्ब है। जो उनकी ऑटोनॉमी थी उस पर स्टेट ने भी हमला किया, सोसाइटी के जो नॉन ट्राइबल सेगमेंट था उसने भी हमला किया, उसने भी हमला किया। कैसे हमला किया? जैसे आप एग्जांपल के तौर पे जो ट्राइबल एरियाज में नॉन ट्राइबल एरिया जाकर के बसना शुरू हुए, जैसा कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उन्होंने उनकी प्रैक्टिस को फॉलो करने के बजाय वो अपनी प्रैक्टिस वहां इंपोज करने लगे। जैसे अभी एक वीडियो वायरल चल रहा है जिसमें कुछ लोग छठ मना रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में जाकर। आपने पूरे गांव के गांव कब्जा कर ली। जिन एरियाज में आपकी एंट्री के लिए परमिशन चाहिए थी, आपने पूरा गांव कब्जा कर लिया, क्योंकि स्टेट की मदद से, ताकि डेमोग्राफी को बदला जा सके। ब्रिटिशर्स ने भी यही किया, ट्राइबल एरियाज में नॉन ट्राइबल्स की एंट्री कराई ताकि डेमोग्राफी को शिफ्ट किया जा सके। और उस डेमोग्राफी के शिफ्टिंग के चलते सारा डिस्टरबेंस जो कॉलोनियल एरा में शुरू हुआ वो लगातार आज भी जारी है, वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में है। सो ये ट्राइबल एरियाज में जिस तरीके का चल रहा है वो देख। अब आते हैं फाइनल स्लाइड की तरफ। फाइनल स्लाइड जो कह रही है वो ये है बेसिकली आदिवासी वर्ल्ड व्यू क्या है, आदिवासी फिलॉसफी, उसकी कोर वैल्यूज हैं क्या। उन कोर वैल्यूज को आप देखेंगे तो उसमें सबसे बेसिक प्रिंसिपल्स है वो है कोऑपरेशन, कोएग्जिस्टेंस, उसके साथ साथ कम्युनिटी, कलेक्टिविटी, इक्विटी। ये जो पूरा का पूरा मसला है कोएग्जिस्टेंस, सोसाइटी में खास करके ट्राइबल सोसाइटी में एक टर्म जिसको इस्तेमाल करते हैं वो होता है मैं, एज एन इंडिविजुअल, आई। ट्राइबल्स में इस आई का कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई स्पेस नहीं है वहां। वी का नोशन, हमारा सबका नोशन। इसीलिए ट्राइबल एरियाज में लैंड की ऑनरशिप का जो आइडिया है वो कलेक्टिव है, वो इंडिविजुअल ऑनरशिप नहीं, वहां कलेक्टिव ऑनरशिप है। और उस कलेक्टिव ऑनरशिप में ये बहुत क्लियर है कि सबका इक्वल पार्टिसिपेशन है, डिसीजन मेकिंग से लेकर के शेयरिंग में। जो अभी तक हमने स्टडी की थी उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डिसीजन मेकिंग जो है नॉन ट्राइबल्स के द्वारा किया जा रहा है। जो अर्बन स्पेस में जो लोग बैठे, पावर में जो लोग हैं, वो डिसीजन मेकिंग में मेन रोल प्ले कर रहे हैं, ट्राइबल्स नहीं है। नॉन ट्राइबल्स तय करता है कि ट्राइबल बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है, वो तय करता है, वो डिसाइड करता है कि ट्राइबल्स को एजुकेशन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, हेल्थ केयर कैसा होना चाहिए, ट्राइबल्स के लिए बेटर लाइफ स्टाइल क्या हो सकती है, ट्राइबल्स के लिए बेटर चीज क्या है। वो सारा कुछ डिसाइड करने का काम, डिसीजन मेकिंग का काम वो नॉन ट्राइबल्स कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है जब हम अपनी फैमिली के डिसीजंस हम खुद लेते हैं। हम पड़ोसी को तो अपनी फैमिली के डिसीजन नहीं लेने देते, तो आप या बाकी लोग नॉन ट्राइबल्स ट्राइबल्स के बारे में डिसीजन क्यों लेना चाहते? जो डेवलपमेंट आपको चाहिए आप अपने इलाके में कीजिए, आपका डेवलपमेंट हमें चाहिए ही नहीं, हमें जरूरत नहीं है उसकी। आप जो एजुकेशन देना चाहते हैं उसकी जरूरत हमें नहीं है। हमारे पास घोटुल है, हमारा ट्रेडिशनल ऑर्डर है। नॉलेज का पूरा जो सिस्टम है, ट्राइबल नॉलेज सिस्टम, वो ओरल ट्रेडिशन में चलता है। हमारी पूरी हिस्ट्री ओरल ट्रेडिशन में है। आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको सबूत चाहिए, कागज चाहिए। कागज ब्रिटिश इरा से शुरू, आप उसी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर। आपको इंडिविजुअल ऑनरशिप चाहिए, हमें नहीं चाहिए। इक्वालिटी से ज्यादा इक्विटी चाहिए। इक्वालिटी आप कहते हैं सब बराबर होने चाहिए, सब बराबर नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हम पहली स्लाइड में हमने लेजिस्फेयर की थ्योरी की बात की थी, उसका कंक्लूजन बताते हैं। उसका कंक्लूजन ये है कि इस दुनिया के टॉप 10 जो इंडिविजुअल्स हैं, जो बिलियनियर्स हैं,
उनके पास जो टोटल वर्ल्ड की जो नेटवर्क है, जितना रिसोर्सेज है, उसकी 40% की ऑनरशिप है उनके पास। मात्र 10 इंडिविजुअल्स के पास 40%। आपके देश के टॉप 1% जो पॉपुलेशन है उसके पास आपकी 73% के आसपास रिसोर्सेज की ऑनरशिप है। 73%। यही था फ्री एंड फेयर कंपटीशन। यही है फ्री एंड फेयर कंपटीशन। लास्ट 3 इयर्स में पूरा ग्लोबली अगर देखें तो हर 30 घंटे में एक बिलियनियर पैदा होता है, और हर 33 आवर्स में 10 लाख लोग हैं जो गरीब होते हैं। एक बिलियनियर पैदा होता है जब 10 लाख गरीब होते हैं। आपके यहां भी यही है। अराउंड 78% पॉपुलेशन है जो बीपीएल की कैटेगरी में है। 80% को तो अनाज मिल ही रहा है, मिलता है ना। 80 करोड़ को तो अनाज मिल ही रहा है। ये तो गवर्नमेंट डेटा है, ये प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं, हमारा क्या कहना है। 80 करोड़ को तो अनाज दे ही रहे। अनाज किसको मिलता है? जो गरीब है उसी को मिलता है ना। 25 करोड़ को वो गरीबी से बाहर निकाल चुके हैं। तो 25 करोड़ वो और 80 करोड़ ये, कितना हो गया? 105। 144 करोड़ पूरी आबादी है। डिवाइड कीजिए, कितनी परसेंट पॉपुलेशन निकल गई? कितना निकला? 100 डिवाइडेड बाय 14.5 कर लीजिए ना। लगभग 70%। लगभग तो 70 लगभग मान लेते हैं। सो एवरेज 70% पॉपुलेशन वो है जो 5 किलो अनाज के आसपास है। समझ में आई बात? 5 किलो अनाज पर 70% पॉपुलेशन है। और हमारे यहाँ बीपीएल कैटेगरी का क्राइटेरिया देखा है। रूरल एरियाज में जो 27 रुपीज ए डे जो एक्सपेंडिचर कर रहा है एज एन इंडिविजुअल, 27 रुपीज, उस 27 और उससे नीचे जो है वो गरीब है। अर्बन स्पेस में जो 31 रुपीज या 31 से नीचे खर्च कर रहा है वो गरीब। 32 और 35 कर लो, 2 समोसे नहीं आते 35 में। जो आदमी एक वक्त का खाना नहीं जुगाड़ कर सकता 35 रुपए में, वो गरीब है। और वैसी आबादी इस देश में 78% है। सो ये है लेजिस फेयर की थ्योरी जो वहां से चली आ रही थी, जो डेवलपमेंट के नाम पर चल रहा था। सो फाइनल कंक्लूजन में बात अगर हम करें तो कम्युनिटी, कलेक्टिविटी, इक्विटी, कोएग्जिस्टेंस, कॉपरेशन, ये वो प्रिंसिपल बेसिस पर ट्राइबल सोसाइटी सर्वाइव करती है लास्ट 1000 ईयर्स से। और ऐसी सिचुएशन इन सबको अगर हम लोग देखें तो पता चलेगा कि ट्राइबल्स को लेकर के जो पर्सपेक्टिव है अर्बन स्पेस में, वो एकदम से वैसा ही है जैसे गांव की जो इमेज अर्बन स्पेस में है। आप होगा बहुत सारे ड्राइंग रूम्स में गांव की एक इमेज होती है जिसमें एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर से सूरज निकल रहा है, एक महिला नदी किनारे मटका लेकर के जा रही है। गांव ऐसे नहीं है, नहीं है। जहां गांव है पहाड़ नहीं बचे, जहां पहाड़ है गांव नहीं, जहां नदी है वहां आदमी और मटके नहीं बचे, जहां मटके हैं वहां नदी नहीं है। सो जो पर्सपेक्टिव है हमारा इंडियन विलेजेस को लेकर के, सेम पर्सपेक्टिव हमारा ट्राइबल्स को लेकर के। हम उनको 2 तरीके से देखते हैं। या तो बहुत बैकवर्ड के तौर पे देखते हैं, हम मानते हैं अरे बहुत पीछे है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 2004 में जब सुनामी आई थी, इतना सारा नुकसान हुआ, अंडमान के जारवास को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उनके साइंस सी को लेकर के जो उनकी अपनी ट्रेडिशनल स्टडीज है उनको पहले से पता था। वो सारे सेफ एरियाज में चले गए, एक को भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ट्राइबल्स का अपना नॉलेज को प्रोटेक्ट करने का अपना एक तरीका है, चीजों को देखने का अपना एक तरीका है। और यही तरीका है जिसे हम लोग आदिवासी पर्सपेक्टिव कहते हैं। और इसीलिए फॉर द आदिवासी द वर्ल्ड इज नॉट टू बी कॉन्कर्ड, इट इज टू केयर्ड फॉर। आपने देखा होगा दुनिया भर में तो अभी भी आदिवासियों ने नॉन आदिवासी एरियाज की तरफ मार्च नहीं किया।
या अर्बन स्पेस की तरफ मार्च नहीं किया कि हम इनकी जमीन कब्जा लेंगे। वो नॉन ट्राइबल्स थे जो आदिवासी एरियाज को कॉन्कर करने के लिए गए, एज ए चाहे रिफॉर्मर के तौर पर गए हो चाहे अलग अलग नामों से गए हो, वो ट्राइबल एरियाज में गए उनको कॉन्कर करने के लिए, उनको जीतने के लिए। मेन मकसद था लूटने के लिए। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा आदिवासी पर्सपेक्टिव है जिससे हम डेवलपमेंट को समझते हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट के नाम पे जो प्रोसेस चल रहा है ये डेवलपमेंट नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये किसी के लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है लेकिन ट्राइबल्स के लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। ट्राइबल्स को ये खत्म कर रहा है। ये जो मॉडल है, जिस मॉडल को हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं, ये जो वेस्टर्न मॉडल जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये मॉडल बेसिकली आपकी अपनी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो जब भी आप ट्राइबल एरियाज में जाएं, जिस एरियाज में भी आप जाएं, तो मेक श्योर कि आप ये अर्बन स्पेस का जो बैगेज है, जो पूरी थॉट प्रोसेस है, इसको यहीं छोड़ करके जाइएगा। आप अपना जो थॉट प्रोसेस है एज ए लर्नर के तौर पर जाएंगे तो बेहतर डिटेल आप निकाल पाओगे। अगर आप इस पर्पज से जा रहे हैं कि ये बहुत खराब चीजें चल रही है, मुझे इनको आइडिया देकर के ठीक कर देना है, बिल्कुल आपको एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बहुत एज ए लर्नर के तौर पर जाइएगा, बेहतर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। थैंक यू।